बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का सिलसिला पिछले 10 दिनों से चल रहा था, आज उसका लास्ट सेशन था और उसी सेशन में मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खिताब करना था। खिताब हुआ भी, घंटे भर का खिताब हुआ, लेकिन क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा इस्लामी था, तवक्को यही की जा रही थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जिस तरह से उनको फोकस में रखा गया है, इमरान खान साहब भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शायद सही कहते हैं, सियासतदान ही होता है। उन्होंने एक बड़ी ही इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को, एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को सियासी अखाड़ा बना दिया। इमरान खान साहब ने क्या नहीं कहा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बात पनामा से उन्होंने शुरू कर दी, उसके बाद कैलिब्री फॉन्ट के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम अदल है वो जो उससे वो कुछ सेटिस्फाइड नहीं नज़र आ रहे। अगर मैं उनकी पूरी आज की 1 घंटे की तकरीर का लुब्बे लुबाब निकालूं तो उस 1 घंटे में, जिसकी थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको सुनवाई भी, उस 1 घंटे में आप ये नतीजा ज़रूर अखज़ कर सकते हैं कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बरतानवी निज़ाम हुकूमत से, बरतानवी निज़ाम अदालत से, बरतानवी सिस्टम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि शायद वो ये भूल गए कि पिछले 3 सालों से वो इस मुल्क यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। वो जिन बरतानवी चीज़ों से, बरतानवी सिस्टम से, बरतानवी निज़ाम अदालत से, बरतानवी निज़ाम हुकूमत से इम्प्रेस हैं, उसकी एक चीज़ अगर पिछले 3 सालों में वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में नाफिजुल अमल कर देते, क्योंकि वो इस टाइम पर वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बाजाजमान है, तो शायद आज उनकी तकरीर में बरतानिया, यूके, लंदन उसका कॉम्प्लेक्स नहीं झलकता। मतलब आज तो खैर मैं तो ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से इतना कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकता है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं जो कि मेरे मुल्क के वजीर आजम की आज तकरीर में नजर आई। इमरान खान साहब ये भी भूल गए कि वो आज वजीर आजम हैं, बल्कि पिछले 3 सालों से वजीर आजम हैं। वो आज भी कंटेनर पर चढ़े हुए थे, एक ऑपोजिशन लीडर की तकरीर कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि किस तरह से पनामा केस में झूठ बोले गए, कैलिब्री फॉन्ट का झूठ बोला गया। वो अलग बात है कि अपनी बात भूल जाते हैं, ये भी पूछेंगे उनसे, अपनी बातें भी पूछेंगे। और जाते जाते जो सबसे बड़ा ऐलान करके गए वो तो खैर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और हुई कि आज जो उन्होंने खुशामदी बुलाए हुए थे इस कॉन्फ्रेंस में, खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, उसमें ना सिर्फ पीठ पीछे ग़ीबत की गई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। सामने ताहिर अशरफी साहब बैठे थे, ऑब्वियसली इनको गाइड भी करते हैं रिलीजियस अमूर के ऊपर, ऑफिशियली प्रोफेशनली गाइड करते हैं। वो या तो जुर्रत नहीं कर पाए इमरान खान साहब को रोकने की, या उन्होंने मुरब्बत में कुछ नहीं कहा। मतलब कम से कम यही बोल देते हैं कि भाई आज हम जिस हस्ती के लिए इकट्ठे हुए हैं और जिस हस्ती के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, उनको पीठ पीछे किसी की बुराई पसंद नहीं है, तो एटलीस्ट आज ये काम ना करें। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और इमरान खान ने जाते जाते जो एक बड़ा ऐलान किया आज की इस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि पाकिस्तान की अगली नस्ल के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी तामीर नौ के लिए, पाकिस्तान के कल्चर पर बेस्ड पाकिस्तान के बच्चों के लिए कार्टून निकाला जाएगा। आज के पैनलिस्ट आपके सामने सेनेटर और नवाज बप्पी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरी डायनामिक। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर बहरम अंतंगी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब हैं, PPMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटिंग MNA हैं। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बप्पी साहब, कैलिब्री फॉन्ट का जो मुबैना तौर पर मामला है, धोखाधही है, लेकिन ईद मिलादुन्नबी पर उसका जिक्र कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ठीक है आप बता दीजिएगा उन्होंने क्यों जिक्र किया। लेकिन जब इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे ना, पूरा घंटा भर उनकी तकरीर जब मैंने सुनी और जब वो ये बात कर रहे थे, तो मुझे इमरान खान साहब का 2003 में एक NOC बनीगाला वाला 12 कहू UC का जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था वो याद आ गया। उस टाइम पर जो UC के सेक्रेटरी थे 12 कहू के, वो मोहम्मद उमर थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये बोला था कि भाई ये जो NOC दिया गया है ये जाली है, क्योंकि 2003 में वो खुद UC सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऐसा कोई NOC जारी नहीं किया बनीगाला के हवाले से, और इसलिए नहीं जारी किया क्योंकि उस टाइम पर चीज़ें कंप्यूटराइज नहीं थी। जो आपके पास प्रेजेंट किया गया NOC है वो कंप्यूटराइज्ड है, हाथ से लिखे हुए NOC तब दिए जाते थे। और उमर ने ये भी बोला था उस टाइम पर अदालत में कि भाई ये लोग मेरे पास आए थे NOC लेने के लिए, मैंने बोला नक्शा लेकर आओ, तो मैं नक्शा लेकर नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि सर आप अपनी बातें भूल जाते हैं, दूसरों की बातें आपको खूब याद रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज बीबी आप बहुत जज्बात में हैं और आपकी जज्बात की रिफ्लेक्शन में उसकी कदर करता हूँ वैसे तो, लेकिन एक चीज़ की थोड़ा सा कंडेम भी कर दूँ। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुशामदी जो आए हुए थे, ये बात किसी अपोजिशन के मेंबर से बात शायद मुनासिब लगती। आपकी बात, आप एक एंकर हैं, आपको शायद न्यूट्रल रहना चाहिए था। वो तमाम पीटीआई के ऑनरेबल मेंबर्स थे, कुछ हमारे सीनियर मिनिस्टर्स थे, कुछ एमएनए सेनेटर्स थे और पीटीआई की तंजीम के लोग थे। सो उनका अपने लीडर से मोहब्बत होने उनको खुशामदी का मेखल टाइटल देना थोड़ा सा गैर मुनासिब था आपके इन अल्फाज में, तो काइंडली उसको मैं थोड़ा सा कंडम पहले कर दूँ। अब दूसरी दफ़ा आप आ जाइए कि जी क्या एक वक्त का प्राइम मिनिस्टर क्या बैठ के सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस पे सियासत की बात कर सकता है? ये डिबेटेबल इशू है, मेरे नज़रिए में कर सकता है। उसकी वजह सिंपल है, इस मुल्क में शायद आज तक पाकिस्तान में कभी किसी वज़ीर आज़म को सियासत के अलावा गुफ्तगू करते नहीं देखा। उसने सियासत पे गुफ्तगू करते देखा, उसने जनाब प्रोजेक्ट्स की बात करते देखी, डेवलपमेंट की बात करते देखी, सेल परचेज़ की बात करते देखी, तमाम वो गुफ्तगू सुनी। लेकिन शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक वक्त वज़ीर आज़म बैठ के अखलाकियात का दर्स दे रहा था और जब वो सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहा था और सोने नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हुए अखलाकियात का दर्स देते उसने एग्जाम्पल्स कोट की कि जो आज का माशरा है उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि लोग बुरे को बुरा नहीं जानते। उसमें फिर उन्होंने क्वान्टिफाई किया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की रियासत जब काम कर रहे थे तो कायम कर रहे थे, जो खुलफा राशिदीन थे या जितने भी उस वक्त सहाबा थे उनके लिए मिसाल बनाया करते थे एक ऐसी माशरे की। तो फिर उन्होंने उसको कंपैरिजन किया लंदन से, अपनी ज़िंदगी से, और पाकिस्तान के तमाम उन हुक्मरानों ने जिन्हें 70 साल तक पाकिस्तान को लूटा, खाया, नोचा और उसके बाद आज वो लंदन में बैठ के आराम से एक ज़िंदगी, ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि वो चोरी का लूटा हुआ माल वहाँ लेके बैठे, बल्कि उनके बच्चे यहाँ पे इखलाकियात का दर्स इस 22 करोड़ आवाम को दे रहे हैं। तो मुझे इसमें कम अज़ कम कोई हर्ज नज़र नहीं आता अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म आज 12 रबी अव्वल को हजूर पाक की सीरत बयान करते हुए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हुए अखलाकियात में कम अज़ कम अपनी कौम को समझा सके कि ये बुरा है और ये अच्छा है, कम अज़ कम और नहीं तो इन लोगों को बुरा जरूर जानिए। आपकी राय हो सकती है, बात भी कर लेते ना जाली एनओसी की, आपकी राय मामला बराबर हो जाता है। मैं बात पूरी करूं। आप अपनी बात देखिए, बात करने का अपना तरीका है। शायद आप किसी कॉन्फ्रेंस में बात करने जाएं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है जो दिलों को छू जाता है, उनकी अपना एक करिश्मा है, बड़ा एक मेस्मराइजेशन है, वो अपने तरीके से वो पर्ची उठा के बात नहीं करते, ही स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट एंड हिज माइंड। किसी की पीठ पीछे बात जो है वो बुराई में शामिल नहीं होता, गीबत नहीं समझी जाती उसको। बीबी पीठ पीछे बुराई लाइव जो होता है, ये पीठ पीछे बुराई नहीं होती, ये सामने होती है, ये दुनिया सुन रही होती है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, इसको पीठ पीछे बुराई नहीं कर सकते। आप बता दे दुनिया की किसी भी शख्स के बारे में यहाँ बात करूँ, वो बुराई नहीं, वो लाइव है, वो सुन रहा होगा, वो रिकॉर्डेड उसको मिल जाएगा। इसमें कहाँ से बुराई साबित हो सकती है? अमेजिंग मैन। बप्पी साहब, पता है कि आपकी ये चीज मुझे बड़ी पसंद है, आपके साथ शो करने में मुझे बड़ा मजा आता है। आप हर हफ्ते आया करें, आपके साथ मुझे बहस करने का बड़ा मजा आता है। ये मैं आवाम पर छोड़ती हूँ कि उनको आपका लॉजिक कैसा लगा, लेकिन मुझे मजा आता है। आप हर हफ्ते मेरे साथ डील करके जाएंगे, आप शो करेंगे। जी तंगी साहब, सर आपको कुछ समझ आई है? मुझे आप समझाएंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से इतने ज्यादा इम्प्रेस थे यूके से, उनके पूरे के पूरे निज़ाम से, एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि भाई जब करप्शन के इल्जामात लगते हैं ना बरतानिया जैसे किसी माशरे में और किसी महज़ब माशरे में, तो वो पार्लियामेंट के सामने सियासतदान क्या, वो तो मीडिया के सामने नहीं आ सकते। सर मैंने वैसे हंसी को कंट्रोल करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी तंगी साहब, क्या ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने सही कहा, लेकिन मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि फार्म फंडिंग केस में अभी तक इमरान जो स्टे के पीछे छुप के अपनी हुकूमत चला रहे हैं, इसने तो मीडिया के सामने और पूरी दुनिया के सामने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर जाहिर करने की कोशिश की है। तो क्या नंबर 1, नंबर 2 ये है कि जब हमने पूछा बरीगाला के घर के बारे में तो हमें ये पता चला है, और इनके वज़रात से और टॉक शो में मेरे सामने पीटीआई के मैंने खुल के कहा कि ये वहाँ जमाइमा की तरफ से उनको गिफ्ट मिली है। तो मैंने उनको कहा कि जब तलाक की नौबत आती है तो तलाक में तो शौहर जो चीज़ें हैं वो अपनी वाइफ को देते हैं, उसकी जहेज में जो कुछ लिखा है वो वापस देते हैं। तो ये हम तो पहली मर्तबा सुन रहे हैं कि वाइफ की तरफ से उनको गिफ्ट में मिला है। लेकिन चलो मैं इस तरफ नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ आज के प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा। मेरे भाई ने कहा कि पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ने तमाम अखलाकियात की भी बात की और सियासत की बात की।
मैं इस भाई को बताना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर वो होता है कि जब मौके महल की मुनासिबत से बात करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर वो होता है जब बाहर दुनिया में जाते हैं तो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करके अपने मुल्क के नेक नाम के लिए काम करते हैं। वो बाहर दुनिया में अपने मुल्क की बदनामी के सबब नहीं बनते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर जब मीडिया में आते हैं कौम से धोखा और झूठ नहीं बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब अपने मैनिफेस्टो बयान करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन तो फिर हुकूमत में आके अपने मैनिफेस्टो पे अपनी हुकूमत चलाते हैं। और फिर इसने ये भी सही कहा कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपने मैनिफेस्टो में आल नहीं किया तो वो कठपुतली होता है। ये मैं अपने ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने 3 बातें की हैं जो मैं इसको बताना चाहता हूं कि नंबर 1 उसने ये कहा था कि मैनिफेस्टो पे अमल न करने वाला वजीर आजम कठपुतली होता है। जिस प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत में महंगाई बढ़ जाती है तो वो चोर लुटेरा डाकू होता है। और इसने ये भी कहा था कि अगर मेरी हुकूमत में लोग मेरे सामने आके गो इमरान गो के नारा लगाएं तो मैं रिजाइन दूंगा, मैं इलेक्शन की तरफ आऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और अभी जो मेरे भाई ने जस्टिफिकेशन दी, जिस अंदाज से उसको जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश की, तो मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि आज अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो क्या इनके 2 बेटे और 1 बेटी कहां बेटे हैं, कहां पढ़ते हैं? पाकिस्तान में हैं वो। तो फिर जब बात आती है तो अपनी तंगी साहब आ गया आपका पॉइंट। मैं वापस आके ना आपसे दूसरे राउंड में गुफ्तगू करती हूँ। मुझे जरा पीएमएलएन को शामिल करना और फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। कैसर अहमद शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर आप लोग ना इमरान खान को वजीर आजम को इखलाकियात का सबक मत दिया करें, क्योंकि वो फिर आपका माजी निकाल के सामने रख देते हैं। पनामा हो, कैलिब्री फॉन्ट हो, कतरी खत हो, और दूसरी बात ये वो मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि भाई इमरान खान साहब तो जो है वो हेलीकॉप्टर झूलते रहते हैं, उन्हें आवाम का कहाँ ख्याल आना है। सर आप ये ताना भी नहीं दे सकते खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर झूलते हैं, आपके टाइम पर तो हेलीकॉप्टर पर खाने जाया करते थे। तो सर जरा सोच समझ कर बात किया करें कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुरुस्त कह रही हैं कि जो भी कोई बात करे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई मेंबर हो पार्लियामेंट का, बात वो होनी चाहिए जो सही है, हकीकत है, जो जायज़ है। यही आपके प्रोग्रामों का मकसद होता है, इसीलिए लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो अब देखो ना, मुख्तलिफ जब से डेमोक्रेसी आई है मुख्तलिफ टेनोर्स हो गए, हर एक की बात मीडिया ओपन कर रहा है और खोल के बयान कर रहा है। अब आप बताइए ना कि इन्होंने खुद कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूके की मिसालें देते रहे, इन्होंने कहा ना कि मैं हर हफ्ते क्वेश्चन जो होंगे, सवालों का असेंबली में जवाब दूंगा। अब मैं असेंबली में बैठा हूँ, मैंने तो 3.5 साल में देखा है, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही शायद कभी देखा हो। वो किधर गया इनका वादा जो यूके में होता था? यूके के लिए तो यही ट्रेडिशन थी ना, होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जवाब भी होता है, वो हर क्वेश्चन का खुद प्राइम मिनिस्टर जवाब देते हैं। क्योंकि इनके पास तो जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, इन्होंने वादा भी किया था। मैंने इनको नहीं देखा कि कोई एक भी किसी भी जो क्वेश्चन का ट्यूजडे को सेशन होता है, महीने में एक बार ही आ जाए, चलो एक हफ्ते को छोड़ दे। तो ये जब मिसालें देते हैं ना, तो इसके अलावा यूके की जो मिसाल ये दे रहे हैं, यूके में ये नहीं होता, इन्होंने अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया कि जो तोहफे इनको मिले हैं, बार बार एक ही बात हो रही है ना, तोहफे जो मिले हैं वो उसके क्या डिटेल है। पहले तो इन्होंने कहा जी अगर हम बता देंगे शायद बार वाले, अब मुझे अपने आप में ईमानदार और ओके, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, देयर इज एन ऑडियो प्रॉब्लम। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सेनेटर बहरमन तंगी साहब मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कैसर अहमद शेख साहब पीएमएलएन से कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे भी रब्ता करके दोबारा उनको इस शो का हिस्सा बनाएं। बप्पी साहब, सीन ये है कि जिस बरतानिया की आप लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, इमरान खान साहब उससे बहुत इंप्रेस भी नज़र आते हैं, उसी बरतानवी अदालत ने बड़ी खबर जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, उन्होंने इसाक डार साहब को बिल्कुल एक तरह से छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दी है। और उसकी वजह यह है कि आपको याद ही होगा कि नेशनल टीवी के ऊपर कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर साहब तनहा एक प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट जाते हैं और क्या क्या इल्ज़ामात उन्होंने इसाक डार साहब पर नहीं लगाए। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया कि इसाक डार मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, करप्शन करते हैं, यहाँ तक कि कत्ल की धमकियाँ देते हैं। लेकिन
अब जब फैसला आया तो अदालत में पता चला कि भाई उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा थे, महज इल्ज़ाम था, और नतीजा क्या हुआ, करोड़ों रुपए का फाइन हुआ और अनकंडीशनल अपॉलॉजी चैनल को चलानी पड़ी। तो सर, जिन बरतानवी अदालत के आप गुण गा रहे हैं, जिस शहबाज शरीफ और इसाक डार के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आपकी मनपसंद अदालतें उन्हें क्लीन चिट दे रही हैं, तो ऐसे में आपका नैरेटिव, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो कहाँ गया? देखिए, आज की कॉन्फ्रेंस में जब पीएम साहब कह रहे थे, अखलाकियात की बात कर रहे थे, बरतानवी एक माशरे का एक जो सेटअप की बात कर रहे थे, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है वैसे, और ये हकीकत है कि वहाँ पे बुरी को बुरा दे और अच्छे को अच्छा देखा जाता है। आप अगर इसाक डार साहब की बात करें, अभी क्योंकि लेटेस्ट अभी आया, मैंने उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2017 में जब पनामा केस का फैसला हुआ था तो एक माइनॉरिटी जजमेंट आई थी जिसमें जस्टिस खोसा साहब के रिमार्क्स थे कि हुदैबिया पेपर मिल में 14.9 मिलियन डॉलर के हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, शरीफ फैमिली ने जो की थी, उसमें इसाक डार साहब का हाथ था। वो केस अपनी जगह पे चल रहा है। ये कोई एलिगेशन किसी प्रोग्राम के तवासत से किया गया था जिसके हवाले से उसको सेटल किया गया। सो मुझे एग्जैक्टली अब इस वक्त लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अंदाज़ा नहीं है कि वो जो उस वक्त जस्टिस सॉरी आवाज़ कट गई, जस्टिस खोसा साहब ने जो माइनॉरिटी जजमेंट दी थी उसका इससे क्या ताल्लुक है? ये केस अपनी जगह पे चल रहा है। काइंडली मेरी आवाज कट गई, अगर आप दोबारा कॉल कर लें तो नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बपी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया कोई नहीं कि आज की जो जजमेंट आई है वो किस हवाले से आई है, बट जहां तक मुझे याद पड़ता है 14.9 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई थी शरीफ फैमिली की, उसमें इन्वॉल्वमेंट के हवाले से इनके ऊपर केस था। आज की जजमेंट का एग्जैक्टली मेरे पास कोई डिटेल नहीं, क्योंकि शायद ये घंटा डेढ़ पहले आई हो, सो रेस्ट एश्योर्ड मेरे पास इसका कोई वर्डिक्ट मौजूद नहीं है। अच्छा, तंगी साहब, मौलाना गफूर हैदरी साहब हैं, आप तो जानते ही होंगे, वो ये कह रहे हैं कि भाई पीडीएम का एजेंडा अलग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा अलग है। तो सर, बसद एहतराम तंगी साहब, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना हुकूमत के साथ है, ना पीडीएम के इत्तेहाद में शामिल हैं, आप कहाँ खड़े हैं मुझे ये बता दीजिए, और आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं? देखिए बीनिश, हर एक पार्टी का अपने एक मंशूर, अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम होता है, और मेरी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामान के अंदर जब सियासत करते हैं तो वहां पर हमारा एक अपोजिशन लीडर है जो कि के पीछे अपोजिशन लीडर के साथ वॉकआउट, और बजट सेशन में अपोजिशन लीडर के साथ अपने मेरे चेयरमैन का कारनामा है और मेरे चेयरमैन का पॉलिटिकल विजन है, जो कि पार्लियामान के अंदर हम अपोजिशन लीडर को हमेशा, जब हम हुकूमत में होते हैं, हम अपोजिशन लीडर को उसका स्टेटस, उनकी इज्जत देते हैं और जानते भी हैं। और आज भी अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब है तो चेयरमैन हमें, और वो इसलिए ऑनर देते हैं कि ही इज द अपोजिशन लीडर। जहां तक रोड पे ताल्लुक है, जहां तक अवाम पे जुल्म की बात है, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज पूरे पाकिस्तान में, केपी में, पंजाब में, सिंध में मौजूदा जो नालायक वज़ीर आज़म हैं, जो सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्हें हराम क्या है महंगाई के खिलाफ, आज हम खड़े हैं, रोडों पे हैं, हम अवाम के साथ बाहर खड़े हैं, और पार्लियामान में हम अपोजिशन लीडर के साथ खड़े हैं। हम दो सियासत करते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम अपोजिशन लीडर के साथ खड़े सर, इस दो सियासत करने में ना, इस दो सियासत करने में आप लोग अपना स्टांस खो बैठे हैं ना। पीडीएम का हिस्सा रहे, पीडीएम में से आपको धक्के मार के निकाल दिया गया शोकास दे करके। देखिए बीनेश, जहां तक देखे देने की बात है तो उनकी शोकास नोटिस को अपने जूते के नोक पर रख के फेंका है। हम उनकी ज़िली तंजीम नहीं थी, और आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भुट्टो जरदारी साहब का वो पॉलिटिकल विजन, जो रिजाइन न देने की बात थी, आज तक पीडीएम ने नहीं रिजाइन दिया, और आज तक वो पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिटिकल विजन के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। तो वक्त ने साबित किया कि कौन सियासी बसीरत का मुजाहिरा करते हैं और कौन। सर, मुझे ये नहीं पता कि वक्त ने क्या साबित किया, सियासी बसीरत किसमें है किसमें नहीं है, लेकिन एक चीज वक्त ने साबित किया है, पीडीएम नो पीडीएम, ऑपोजिशन अलग अलग पार्टीज की हो या फिर मुत्तहिदा ऑपोजिशन हो, वो इमरान खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसर शेख साहब, आप मेरे साथ हैं। पीडीएम कल से दोबारा जो रह गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनस पीडीएम,
वो जो पीडीएम है वो कल से फिर सड़कों की तरफ जा रही है, मतलब एहतजाज भी होगा, मुल्कगीर हड़तालें भी होंगी, महंगाई के ऊपर आप कर रहे हैं, मुस्तरद आप कर रहे हैं ईवीएम को, आप इसके अलावा नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप इन हाउस तब्दीली को भी मुस्तरद कर रहे हैं। मुतालबा क्या है कि जी नए फ्रेश इलेक्शंस हों जो कि साफ और शफाफ हों। लेकिन सर फायदा क्या होगा, मतलब हुकूमत जो है वो तो दोबारा अपनी बिजली महंगी करने वाली है, तो आप क्या कर लेंगे ये सब कुछ करके? ये आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए हमारा तो मुतालबा यही है, अवाम हमें मजबूर कर रही है कि मैं अभी अपने हल्के से आ रहा हूँ। जो यहाँ हालत है लोगों की, जो मईशत का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, जो अखलाकियात का सत्यानाश कर दिया। आप खुद कह रहे हैं कि देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने केस किया, शहबाज गिल साहब ने, पता नहीं शहबाज गिल साहब का मैंडेट क्या है, तो वो भी वो उनका उल्टा उनका फैसला हुआ। मियाँ साहब को उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं है। आज इसाक डार साहब का केस है, इनको तो कोई चीज तस्लीम तो करना नहीं। अब जो है ना नैब, तो अब इनके मामला है। हमारे तो 3.5 साल से नैब पूरे हर हमारे लीडर पे केसेस करके वो देख लिया उसने कि ना पाकिस्तान की अदालत में ना बाहर की इंटरनेशनल अदालत में किसी ने भी उसके कोई फैसला मुखालफत में। अब तो बारी इनकी है, इन्होंने अपना नैब में सारी अमेंडमेंट करके तमाम चीजें तो निकाल दी ना। कैबिनेट का फैसला जा सकता है अब नैब में, जो इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है जो कर रहे हैं, ना ही कोई मिनिस्ट्री का फैसला जा सकता है, ना ही कोई कमेटियों का फैसला तो नैब पूछ सकती है। आप मुझे बताइए, हत्ता के स्टेट बैंक के गवर्नर को नैब नहीं पूछ सकती, तो फाइनेंस मिनिस्टर की जो कमेटियां हैं उनको भी एक्नेफ और इसका भी उनको भी नहीं पूछ सकती। इस नैब का मकसद क्या है? ये तो असल जो मईशत संभाल रहे थे वो कौन है? आज तक हमारे यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं वो तो अकाउंटेबल नहीं होते। अभी हफीज शेख साहब पहले पीपल्स पार्टी में थे, अब यहाँ पीटीआई में वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, अब उन्होंने बैग उठाया और चले गए। उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई को जवाब दे वो भी हूँ कि नहीं। अब नैब जब करने वाली थी इनके बारी आई है। अब आजकल सलीम साहब हैं, अब आप बताइए वो भी पहले पीपल पार्टी में रहे, अब वो इधर आ उनके बारे में खुद निकाल रहे हैं। सर ये सारी बातें तो कैसर शेख साहब हम सबको पता है, लेकिन मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि पीडीएम दोबारा इस सड़कों वाली मुहिम से क्या हासिल कर लेगी? जाके इलेक्शन की तैयारी करें। आप लोग अपनी एनर्जीज को एग्जॉस्ट क्यों कर रहे हैं? इंतखाबात की तरफ देखें। आप देखेंगे कि क्या असर होता, क्यों लोग जो परेशान हैं। आप बताएं कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो कहते हैं कि आप ये इन मामलात को एजुकेट करें और सामने आए, पूरा मुल्क जो है वो तारीख चलाने को तैयार है, तो हम क्या करें? हम और 2 साल जो है आपका पॉइंट आ गया। मैं ऑन अब्बास बप्पी साहब से ब्रेक के बाद पूछूंगी। बप्पी साहब ये कल निकल रहे हैं भाई पीडीएम वाले, आपने तैयारी की हुई है? एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेटर बप्पी साहब, 1 घंटे की तकरीर में आपके चेयरमैन हमारे वजीर आजम महंगाई को भूल गए, ये कैसे हो गया? अच्छा, मैं थोड़ा सा फिर अर्ज़ करूँ कि आज क्योंकि सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस थी और बात अखलाकियात की उससे जुड़ी रही। अगर महंगाई का सवाल आप मुझसे पूछा ना, मैं जवाब दे देता हूँ वैसे इस हवाले से, लेकिन जनरली आपका जो वैसे ब्रेक से पहले सवाल था, मैं उसको इसके बप्पी साहब महंगाई की बात हुई तो आप लोगों को सीरतुल नबी याद आ गई, जब सियासत की बात हुई तो तब सीरतुल नबी याद नहीं आई, तब आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म बाहर वज़ीर आज़म जो अखलाकियात बता रहे थे। नेक्स्ट टाइम फिर इस तरह करें, मुझे बता दिया करें, मैं उनको बता दूंगा सर आपने किस कॉन्फ्रेंस में 45 मिनट में कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं, ताकि एनीवेज मैं पहले आपको पीडीएम पे बात कर लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। आपने कहा पीडीएम की जो चल रही है उससे महंगाई पे बात करें, नहीं पड़ने लगा। आप महंगाई पे बात करें, और महंगाई पे बात करें। तंगी साहब इस तरह करें, आप तंगी साहब मेहरबानी करें, ये हुकूमत है, हुकूमत जो बोलना चाहती है आप बोले। सर आपकी मर्जी है बप्पी साहब, द बॉल इज इन योर कोर्ट, जिस पे चाहे मर्जी बात करें सर, आप जिस पे चाहे मर्जी बात करें जी। पहली बात मैं पीडीएम पे बात कर लेता हूं। मैं पीडीएम का अर्ज कर दूं, बीबी कोई भी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसका मैनिफेस्टो मौजूद ना हो, उनका कोई बयानिया या नैरेटिव ना हो। आप इनका 3 साल से नैरेटिव उठा के देख लें, आज तक अवाम को ये बावर नहीं करा सके कि हमारे खिलाफ हैं क्यों, सिवाय हवस और हसूल इक़्तिदार के अलावा। कश्मीर हाईवे पे पहले दिन से जैसे मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए थे, उस दिन से लेके आज तक पीडीएम एक्चुअली अवाम को बता ही नहीं पाई कि उनको हम पे एतराज़ है क्या। सिर्फ पिछले 6 हफ्ते उठा लें,
हर सोमवार की सुबह एक नॉन इशू को उठाया जाता है, 5 दिन तक उस नॉन इशू पे बात की जाती है और जुमे की शाम वो इशू खत्म हो जाता है। हफ्ता इतवार स्टार प्लस ड्रामे चलते हैं और सोमवार को एक नया इशू आ जाता है। आप पिछले 6 हफ्ते देखें, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल के ऊपर एक हफ्ता शो कराया इन्होंने, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हमारी जो गुफ्तगू थी जो वफाकी वज़रा की, उसके ऊपर एक हफ्ता शो चला, उसके बाद नैब के अमेंडमेंट के हवाले से चला, उसके अलावा पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे चला, नोटिफिकेशन के हवाले से चला, इस दफ़ा चल रहा है तेल के पेट्रोलियम के ऊपर। अगर अब 1 नवंबर को जाके हम 10 रुपये पेट्रोल नीचे गिरा देते हैं तो तहरीक अपोजिशन की फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर एक नया एजेंडा आएगा। मकसद ये होता है, अपोजिशन का मकसद जमहूरियत में वो तनकीद करते हैं इश्यूज़ के ऊपर और उस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। इनका मकसद क्योंकि होता है अवाम को ये बताना कि हम इस हुकूमत को सिर्फ गिराने जा रहे हैं। जब अवाम पूछते हैं क्यों, तो क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी एक सियानी जमात है, उसने पॉलिटिकल रास्ता लेके साइड पे चली गई, पीछे बच के 2 नून लीग और फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब दुनिया जानती है कि बगैर इक़्तिदार के रह नहीं सकते, और नून लीग का सबसे बड़ा जो अलमिया इस वक्त है कि चचा और भतीजी के आपस में ये मामला तय नहीं है कि 2023 में वज़ीर आज़म कौन होगा। ये सवाल पूछ लें तो दोनों के मुंह के ऊपर जर्दी आ जाती है, क्योंकि जब ये मुकाबला इसमें होगा कि किसने वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनता है, पूरी पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाती है। और हकीकत भी यही है, इस वक्त भी गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रैटेजी है। फैसलाबाद में मरी बीबी जाती है तो शहबाज शरीफ अब तशरीफ नहीं ले आते, वो इस्लामाबाद में गुड कॉप खेल रहे, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को मेलाइन कर रही है ताकि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बने कि ताकि आगे शायद नून लीग ग्रो कर सके। यकीन जानिए कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उनकी लीडरशिप में आपस में हम आंगी ना हो, और ये चीज बिल्कुल पीडीएम में से खत्म हो चुकी है। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करना कम अज कम मैं समझता हूं, साहब ये जो आपने बातें की है ना, ये तो आपने कमाल का एनालिसिस दे दिया। अब तो सिर्फ सियासतदान के तौर पर भी नहीं, एज एन एनालिस्ट अब आप बाकी शोज पर जाएंगे। ये जो आपने क्लैरिटी दी है ना पीडीएम के ऊपर, ये क्लैरिटी मुझे महंगाई पर चाहिए, ये क्लैरिटी मुझे प्राइस हाइक पर चाहिए, ये क्लैरिटी मुझे चाहिए मेरे वजीर आजम में जो आपने दी है। एनीवेज मुझे फाइनल कमेंट्स लेने, लेकिन ये मैं जरा सेनेटर बहरमन तंगी साहब के पास जाना चाहूंगी। तंगी साहब, ऑपोजिशन कैसे करनी है बप्पी साहब ने आप लोग को बता दिया है, कुछ समझ आई है, कुछ पल्ले पड़ी है आपके बात? देखिए बिनिश, मैं खुदा के कसम मैं तकरीबन 14 साल है इस हुकूमत का, और बहुत रिस्पेक्टेबल मेरे भाई हुए हैं, सेनेटर्स होते हैं, फेडरल मिनिस्टर, एमएनएस, जब तक शो पे बात करते हैं तो कौम देख के हंसते हैं। जैसे सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की उन बातों पे जो आज वो फुटेज, वो तकारीर, वो रिकॉर्ड्स लोग सुनते हैं, तो इनको उससे भी कोई गर्ज नहीं है। हमें तो पसीना आ जाते हैं जब हम इमरान की वो बातें सुनते हैं जो ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन अपने मैनिफेस्टो में, अपने प्रोग्राम में, अपने मंशूर में लोगों को बताए हैं। आज हम सुनते, हम आंखें बंद करते इसलिए कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, और पॉलिटिकल वर्कर के नाते हमें लीडरशिप की बहुत बड़ी इज्जत है और एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि लीडर पैदा नहीं हो, बनते नहीं है, पैदा होते हैं लेकिन अभी जब इसके इमरान को मैं लीडर कहूं तो लीडरशिप का विजन ये होता है कि 20, 25, 30 साल पहले एक बात करते हैं और 30 साल के बाद साबित होते हैं कि उसने जो कुछ कहा था वो सही है। आज मैं इमरान साहब से इस बात से ये पूछना चाहता हूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम करने का पीटीआई की हुकूमत के दूसरे दिन वादा नहीं किया था? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। महंगाई का जो क्वेश्चन है इट रिमेन्स अनआंसर्ड आज के शो में, एटलीस्ट आज के दिन के लिए। तो कल आपसे मुलाकात करते हैं, कल देखते हैं कि कल क्या बात होती है। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सी यू टुमारो।